हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का छठा और सातवां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा पक्का सिक्का जम जाएगा। लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते उन्हें खिला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का त्रसित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ जो हंसने बोलने में उसे संकोच होता था, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बच्चों के साथ सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता है। वह निर्मला का हमसीन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा भाग था। एक हरे बदन का छरहरा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायत हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते तो उसकी फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती देखते तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उन्हें समझ में ना आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वह इतनी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छनती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ का पान खिला दूंगा। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। छोरियां तो छोरों से ही खुश रहती हैं, हम तुम उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, बुरी भला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुखराम, तुम क्या बातें करते हो? छोरियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम, यह सब कर धर के हार गया। नयन सुखराम, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम, अजी यह सब कर चुका, दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। नयन सुखराम, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री, अरे सिर का एक बाल पका रह जाए,
न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। फीस क्या लेते हैं? फीस तो सुना है शायद 500 रुपये है। तोताराम, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा के 2-4 दिन के लिए ज़रा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो मेरा विश्वास नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बहुत बड़ी रकम है। नयन सुखराम, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहले यही काम करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोताराम, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ यार, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो बिना हर फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक। नयन सुखराम, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजीब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा, बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। तो उनका पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। हाँ, जरा तकलीफ तो होगी, पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में ला दूंगा। और हाँ, 150 गजलें याद कर लो और मौके शौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। हो सके तो रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर निकल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलाई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि सीधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ हैं ते हुए दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारा दम ना भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दूं। तोताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी थी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ बातें उनके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यभरित था, लेकिन वीरता की डिंग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा, कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सूले पानी का मोहताज हो, उसके छैलपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य की क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। हाँ, उसे उस पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव तो जाता ही रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। उन पर बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कहीं वह समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को भी क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं जरा शिवपुरी की तरफ चला गया था, अंधेरा तो था ही। जो ही रेल सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए जाने पता नहीं कहां से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे और मैं बिल्कुल अकेला। पास में सिर्फ एक ये छड़ी ही थी, उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक का साथ था। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों ना मरो। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे साथ जो कुछ भी है ना, चुपके से रख दे और चुपके से चला जा।
मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते रहे, खटाके की आवाज़ होती रही। मैं बिजली की तरह झपट कर उनके वारों को काट देता। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेत तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता ना छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में आई कहाँ से। जब तीनों ने देखा यहाँ दाल न गलने की, तो तलवार म्यान में रखी ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सवीर आज तक नहीं देखा था। हम तीनों 300 पर भारी हैं, गांव गांव डोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब ही हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत निशान बन गए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 छोटे छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ना था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाफते हुए बोली, तोता, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। उठकर भागी, मुआस कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है, चलो तो चलो, जल्दी चलो, डंडा लेते चलो। तोताराम की तो चेहरे के रंग ही उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ का? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख तो ले। हे मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी असर नहीं करेगी। जाकर किसी को भेजो, किसी के घर भाला मिल जाए बस। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मंताराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का झंडा हाथ में ले कमरे में घुस ही तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाई और सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर ही तड़प तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों के साथ मिले चले आ रहे थे। मंताराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं आ ही तो रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं। मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का है, डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों को तो मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेंप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच ही रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों में अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं, यह मैं समझ गई।
यह बात पहले नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर खुद को मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी धकती रहती थी, जिसकी असहनीय वेदना से उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज तो नहीं पाते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतार नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भाव से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह आनंदित छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों बाद उसे यह कमल की तरह खिलता हुआ देखा है। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा सदा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। उसकी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति कितनी मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रतन जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असहनीय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी सूरत से ही घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी को उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ही काम किया जाता है। मत लिया करो। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर वक्त और मांस की भेंट लेकर आती है ना, तो उसका न आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप से चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को खिलाइए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है। 12 यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं मांगता?
निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियतमा विद्यमान थी। और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते। मेरे पास आते हैं तो उन्हें दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह तो लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षाोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हुए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय नहीं मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और उसके साथ मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम आता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाब को सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब चाहे उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता, वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में जब उन्हें अपना गुस्सा उतारने का कोई बहाना नहीं मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो, और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कभी कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही ओर रुक कर रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इम्तिनान क्यों हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा कि किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहाँ अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुँह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ़ भी हो तो कोई नहीं, और हो तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, खाली जगह न हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे,
समझ गए, यह छोरा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें वहाँ ना जाना पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सर पर ना आए। बोले सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़की का नाम कट गया था तो 50 अर्जियाँ उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिन से वह शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माँ ने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से भी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर दे देती हैं। रुक्मणी, अरे तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का कोई अवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनसे बातों का जवाब तक न देती थी। वे चाहती थी यह सिखावन की बातें कहीं, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारें, सब कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मणी उनसे तनी हुई रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम के घर से निकाल देती हो और तिस पर कह रही हो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे, एक हफ्ते के लिए मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल विवाह का हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाना खाया नहीं खाया, कपड़े उतार, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात मालूम नहीं थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बात करके उन्हें चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था, अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लेट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप पहले न देखा था। जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था, वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत होती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज तो न होगा। बहुधा जब वे खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका कोई नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया।
कि मैंने पहले ही क्यों ना इस छोरे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं उसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना और मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा। कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होगा, तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता हूँ, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा, इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगा कर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मिस इससे ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय नहीं समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ, अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है, मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमाका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम वर्ग की छोकरी होकर मुझे चलाने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझती, बोर्डिंग का नाम क्यों लड़की की लाने वाली है? और लड़के तो खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रोज कुछ दिन पहले तक यह दिल्ला न कर सकता है। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन घर को सुना के उसे थोड़ा अभी भी रोकथाम नहीं की गई तो मुझे कुछ करते धरते निकलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मित्र रखूँगी। दूसरे दिन मुझे प्रातःकाल कपड़े रखते पहन बाहर निकल दीवान खाने में कई नौकरी बैठे, उनमें एक लाल साहब मुझे मुंशी जी को कई हजार सालाना भुगताना मिलता, मगर मुंशी जी ने सही बैठी छोड़ 10 मिनट में आने का वादा कर जी में बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे, वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया करते, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली थी, सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए, इसलिए यदि कोई खाली जगह भी हुई तो भी मनसाराम को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कितने ही भारी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे, रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर की क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं, स्कूल है, स्कूल। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा। कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी समय स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल दिलाने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे,
या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे ही स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन कभी घर में जाते न देखा। यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देर से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप में मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ने देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुल कर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था। वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था क्या? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा है कि तुम लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के लिए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखा। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की क्या देख रेख करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाइयाँ भेजी गई थी ना, वह पड़ी सड़ रही हैं। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया। कोई खाए तो क्या, ना खाए तो क्या, मुंह में तो डाल सकती नहीं। तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ करती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हैं। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थी। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपयों तक का हिसाब करना नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? और फिर बनी भी तो थी 1 साल तक। 1 पाई की बचत न होती थी, और इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। खैर कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत है कि जब कोई खिलाए तो ही खाएंगे। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़-बुन में बने रहते थे। 2-4 मित्रों से भी इसका जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में कोई बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की
उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से ही ना निकलने दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोदी में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर, ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना बंधा हो। आज मुझसे अभागा संसार में कोई न है। किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माँ, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाए खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटे? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ कहा नहीं तुम्हें? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए ही की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से बात नहीं। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसकी दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंजने हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, ज़रूरत हो मुझसे कहो। उससे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। निराशा और शोक से विकल उसके मन में पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। अभी माता से उसे गिला न थी। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो उठे। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र को अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था।
फलतः आज ये दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ गया। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिसे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू की तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। उधर जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी नहीं थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। उफ, इतने शक के मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे ये इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेश हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने के बाद भी उसे अपने अंदर कोई कमी नजर न आई। फिर सोचा, क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। को आसना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात सोच नहीं सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठती, किसी काम में जीने लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। जब कल मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो? वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता। वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों की सेवा के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूं जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं ही बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन ब दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।